हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने प्रचंड बहुमत की डबल इंजन सरकार का 4 साल तक नेतृत्व किया और बड़े अच्छे से उन्होंने 4 साल का जो कार्यकाल है अपना वो सरकार का पूरा किया और मुख्यमंत्री पद से मुक्त होने के बाद भी वो अभी भी जनहित में लगे हुए हैं। और जिस तरीके से उत्तराखंड की राजनीति में जो उठापटक हुई, जो हलचल हुई, उसको लेकर उत्तराखंड की जनता के मन में कई सवाल है, जिनका जवाब हम आज सीधा त्रिवेंद्र जी से जानेंगे और पूछेंगे उनसे कि किस तरीके की जो हलचल राज्य के अंदर हुई है उसके पीछे क्या कारण रहा और वो उसको किस तरीके से देखते हैं। सर, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही है कि 4 साल का आपका कार्यकाल रहा और कहीं भी कोई ऐसा मुद्दा हमें विपक्ष के द्वारा देखने को नहीं मिला, भ्रष्टाचार का कोई आरोप सरकार के ऊपर या किसी भी तरीके की कोई कमी हमें सरकार के अंदर देखने को नहीं मिली, फिर भी 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया। इसके पीछे सर आप किन कारणों को देखते हैं? क्या कोई राजनीतिक साजिश है या जो भी आप इसके पीछे कारण समझते हैं वो अगर आप बताएं। देखिए, राजनीति में कोई कारण ही हो, कई बार अकारण भी होता है जी। और मैं भी यही सोचता हूं कि आखिर कारण क्या है। ये सच है कि मेरे पास सैकड़ों लोग रोज आते हैं और जो सवाल आपने किया है उसी तरह के सवाल मुझसे करते हैं, लेकिन हर सवाल का उत्तर राजनीति में हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन ये सच है कि हाँ, ये प्रश्न है और ये उत्तराखंड के जनमानस के मस्तिष्क में कौंध रहा है, जिसको कहना चाहिए। ये बात मैं भी महसूस कर रहा हूँ। लेकिन मैं मानता हूँ कि कोई नियति होती है, बोलते हैं प्रारब्ध होता है कि भाई आपको इतने समय तक एक काम करना है, जो जिम्मेदारी मिलती है तो कुछ चीज़ें नियति में होती हैं। मैं इसको तो नियति का ही फल मानता हूँ। संगठन के सर आप साथ जुड़े रहे हैं और बिल्कुल धरातल से लेकर टॉप के पद तक आपने कार्य किया है। क्या इसका नतीजा है कि आपने बिना किसी सर नुक्स निकाले या बिना किसी उसके आपने पार्टी आलाकमान के ऑर्डर्स को फॉलो किया और अपना इस्तीफा तुरंत दे दिया? इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और मैं मानता हूं कि मैं एक पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता हूं और एक अनुशासित कार्यकर्ता होने के नाते जब पार्टी संगठन ने कोई निर्णय लिया है, और एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता बीजेपी में, यहाँ पर सामूहिक निर्णय की परंपरा है और सामूहिक जब कोई निर्णय लिया गया और मेरे को आदेश हुआ कि भाई आपको इस्तीफा देना है, तो हमने उसको सहर्ष स्वीकार किया और जितना कम से कम समय लग सकता था उतने कम समय मैंने इस्तीफा अपना महामहिम राज्यपाल को सौंप दिया और उन्होंने उसको स्वीकार किया। उत्तराखंड की राजनीति में सर हमेशा से जो अस्थिरता का शिकार उत्तराखंड की राजनीति रही है और जब आपकी सरकार आई तो प्रचंड बहुमत के साथ आपको नेतृत्व करने का मौका मिला। इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि जनता का सोचना था कि अब शायद राजनीति में ठहराव आ जाएगा, लेकिन फिर से चेहरा बदला गया, नेतृत्व परिवर्तन किया गया, इसको लेकर आप क्या? नहीं, मैं समझता हूँ कि जो भी नेतृत्व परिवर्तन किया गया है वो बहुत सोच समझकर और जनहित में किया गया है। उत्तराखंड की जनता का हित किस में ज़्यादा है, मेरे में ज़्यादा था या बदलाव में ज़्यादा है, उसके मद्देनजर ही निर्णय हुआ है और निश्चित रूप से ये निर्णय राज्य के लिए हितकारी होगा, लाभकारी होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। सर, अब तक चेहरा जो परिवर्तन किया गया है उसका लाभ सत्ताधारी पार्टी को नहीं हुआ है। अब जो परिवर्तन हुआ है उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि इसका पार्टी को लाभ मिलेगा या नहीं? देखिए, मैं समझता हूं कि जो निर्णय लिया गया है वो यही सोचकर लिया गया है कि उससे पार्टी को भी लाभ होगा और राज्य को भी लाभ होगा। सर, आप अपने कार्यकाल को लेकर कितना संतुष्ट है? आपका क्या कहना है कि आपने 4 साल के अंदर कार्यकाल के अंदर जो आपने एक लक्ष्य रखा था उसको आप कितना पूरा कर पाए हैं और क्या कुछ रह गया है जिसको आप चाहते हैं कि जो मौजूदा सरकार है वो पूरा करे? देखिए, हमने तमाम ऐसी योजनाएं हम राज्य में लाए हैं कि वास्तव में जिससे
उद्देश्य से राज्य का निर्माण किया गया था। जो हमारी दूरस्थ की समस्याएं हैं, पर्वतीय क्षेत्र हमारा बहुत समस्याओं से घिरा हुआ क्षेत्र है और वहाँ पर महिलाएं ही ज़्यादा कामकाज संभालती हैं। एक तरह से ये कहें कि घरों की जिम्मेदारी वहाँ पर महिलाओं के ऊपर है। तो महिलाओं के कल्याण के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए हमने तमाम योजनाएं राज्य में लाए हैं। उनकी जो एनर्जी है, उनकी जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा का सही इस्तेमाल, उसके लिए हम तमाम तरह की योजनाएं लाए हैं। चाहे पति की पैतृक संपत्ति में महिला का खातेदार बनना होगा, हिस्सेदार बनना होगा, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना होगी, या जो समूह है हमारे महिला समूह हैं, उनके लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज का हमने उनको देना प्रारंभ किया। जो पशुपालन डेयरी के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, उनके लिए हम अनेक योजनाएं हम राज्य में लाए हैं। जो रूरल ग्रोथ सेंटर का जो कॉन्सेप्ट हमने राज्य में लागू किया, उसमें हजारों महिलाओं को रोजगार मिला है। तो हमने जो कोशिश की कि इस राज्य की जैसी परिस्थितियां हैं, सामाजिक परिस्थितियां हैं, भौगोलिक परिस्थितियां हैं, आर्थिक परिस्थितियां हैं, उन सब के मध्य हम तमाम तरह की योजनाएं लाए हैं। बच्चे के पैदा होने से लेकर माँ, बच्चा जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए, स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए, सबके लिए हम योजनाएं लाए। मैं समझता हूँ कि इतनी योजनाएं हम राज्य के लिए लाए हैं, यहाँ तक कि जो बच्चे जिनका पता नहीं होता कि उनके माँ कौन है, पिता कौन है, उनका धर्म क्या है, जाति क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं, उन बच्चों के लिए भी उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर हम उनके लिए 5% का आरक्षण लाए। अभी तक जाति धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन उत्तराखंड राज्य ने उससे ऊपर उठ करके और वास्तव में जिनको प्राथमिकता होना चाहिए, उनके लिए हमने आरक्षण की व्यवस्था की, ताकि ये बच्चे जिनके देखने रेखने वाले कोई नहीं है, वो भटके नहीं, वो उनको एक सही दिशा मिल सके। और जिस तरह से हमने उनमें आरक्षण की व्यवस्था की है, मुझे नहीं लगता कि कोई बेरोजगार रहेगा, सबको रोजगार मिल जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें जो रह गई हैं, जो आपने सवाल किया, जैसे मेरे जहन में जो बड़े हमने काम किए थे, सौंग बांध का निर्माण है, लगभग फाइनलाइज है, लगभग केवल फाइनेंसिंग की व्यवस्था होनी है, वो हो जाएगा। जमरानी बांध है। इसी तरह से एक साइंस कॉलेज जो देहरादून में हमने उसके लिए प्रस्तावित किया है, जगह भी उसके लिए, क्योंकि फॉरेस्ट लैंड है तो उसकी प्रक्रिया चल रही है। ये लॉ यूनिवर्सिटी है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, उसके लिए पैसे की भी व्यवस्था, सब कुछ व्यवस्था है। इसी तरह से एक सैनिक स्कूल रुद्रप्रयाग जनपद में हम लोगों ने उसको लिए पैसा हमने फंड किया है, वो बन जाएगा। ऐसे ही पिथौरागढ़ में जो ट्यूलिप गार्डन जो हमने जिसकी शुरुआत हुई है, ऐसे कुछ अनेक ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो बड़े प्रोजेक्ट हैं। इन प्रोजेक्ट्स पे अभी काम की शुरुआत तो लगभग हो गई है, नींव तो पड़ गई है, और उस पर भवन बनना है। तो उन कामों को अभी आकार देना है। मुझे उम्मीद है कि नई सरकार उसको एक पूरा आकार देगी, और ये जो संस्थान हैं जो अभी बीज रूप में हैं, मैं समझता हूँ कि राज्य के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होंगे। सर, गैरसैंण को लेकर आपने ऐतिहासिक फैसले लिए और गैरसैंण का आपने विकास का रोड मैप भी तैयार किया, 25,000 करोड़ रुपए का आवंटन भी वहां पर किया गया। आपको क्या लगता है कि मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं वो उस रोड मैप पर काम करेंगे, और गैरसैंण जो आपके मतलब आप समझिए कि आपकी भावनाओं से इतना जुड़ा हुआ रहा है, उस पर जो आपने निर्णय लिए थे उनको कितना पूरा कर? नहीं, देखिए ऐसा है, गैरसैंण ये पार्टी का निर्णय है और उसी पार्टी की सरकार है जिस सरकार का मैं मुख्यमंत्री था। वर्तमान मुख्यमंत्री भी उसी पार्टी के हैं, और इसलिए गैरसैंण के जो रोड मैप हमने बनाया था, निश्चित रूप से उस पर काम करेंगे। ये तो करेंगे ही, लेकिन जिस तरह की शुरुआत हमने गैरसैंण में की है, किसी की भी सरकार आए,
अब गैरसैंण की उपेक्षा कोई नहीं कर सकता है। गैरसैंण जन आकांक्षाओं का प्रतीक है और इसलिए अब कोई भी उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता। जो गैरसैंण की उपेक्षा करेगा जनता उसको ठुकरा देगी, वो फिर जनता के बीच में नहीं जा सकेगा। और इसलिए ये तो हमारी सरकार है, ये तो करेगी, लेकिन कोई और भी इस तरह की हिमाकत नहीं कर सकता है, ऐसा मेरा सोचना है। वर्तमान मुख्यमंत्री के द्वारा जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनते विवादित बयान दिए जा रहे हैं, आपकी सरकार को लेकर कहना, विपक्ष भी कंटिन्यू उनको घेर रहा है उस बात पर, आपकी सरकार को लेकर कहना था कि आपकी सरकार के समय में विपक्ष को मुद्दा नहीं मिल पाता था बोलने का। अब विपक्ष को लगातार मुद्दा मिल रहा है, विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री को लेकर सरकार को घेर रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना? देखिए, ये चुनावी दौर है। अब 2022 के चुनाव की तैयारियां सब लोग कर रहे हैं, चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, सब आगे की तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे में मुद्दे ढूंढना, कई बार मुद्दे फैब्रिकेट भी किए जाते हैं और इसलिए विपक्ष जो कुछ भी कर रहा है वो राजनीति करने के लिए कर रहा है, उसका सामाजिक सरोकार नहीं है। सर, आगे का क्या प्लान है? जिस तरीके से रमेश पोखरियाल निशंक को जब हटाया गया था, उसके बाद उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया और अभी भी वो सांसद के रूप में काम कर रहे हैं। आपकी क्या आगे की प्लानिंग है कि किस तरीके से आप आगे सक्रिय रहेंगे? मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी जो भी तय करेगी उस लाइन में मुझे आगे बढ़ना है। हमने हमेशा पार्टी ने जो निर्णय लिए उनका आदर किया है, उनका सत्कार किया है। पार्टी हमारे बारे में जो विचार करेगी उसको हम स्वीकार करके और उस पर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने अपने पूरे कार्यकाल के ऊपर प्रकाश डाला और जिस तरीके से उन्होंने बताया और आगे की किस तरीके से वो क्या उनकी प्लानिंग है इसके बारे में भी उन्होंने हमें बताया। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक शर्मा के साथ विशाखा चौधरी।